नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं विशाल शर्मा फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ। हमारा जो लास्ट जो टॉपिक रह गया था ग्लैंड्स, ग्रंथियों वाला, तो ग्रंथियों की हम बात करेंगे आज। जो शेष जो ग्रंथियाँ हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ रह गई हैं हमारी, पैनक्रियाज ग्लैंड्स, इसके अलावा एड्रिनल और थाइमस ग्लैंड्स की हम बात करने वाले हैं। तो आप फिर से स्वागत है। तो आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी लेटेस्ट जो अपडेट मैं दे रहा हूँ, नए वीडियोस हैं, उनको लगातार आप शेयर करें और देखते रहें। तो देखिए, और दोनों किडनी हैं जो हमारी, दोनों वृक्क हैं जो उदर गुहा के निचले हिस्से में हैं, उन दोनों किडनी के ऊपर की ओर टोपीनुमा संरचना की एक ग्रंथियां पाई जा रही हैं जिन्हें कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि एड्रिनल ग्रंथि की संरचना या आकृति कैसी होती है, टोपीनुमा। कैसी आकृति होती है, टोपीनुमा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कहां पर स्थित होती है, स्थिति क्या है एड्रिनल ग्रंथि की। तो एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति की अगर बात करें तो क्या हो गया, दोनों वृक्क के ऊपर की ओर। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि एड्रिनल ग्रंथि जो है उसकी संख्या कितनी होती है। तो हमारे शरीर में किडनी कितनी है, वृक्क कितने हैं, 2। तो एड्रिनल ग्रंथियों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो 3 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे में बनते हैं। स्थिति क्या है, आकृति क्या है और संख्या क्या है। तो कितनी संख्या है, 2 संख्या है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो दोस्तों देखिए, जो एड्रिनल ग्रंथि हमको दिखाई दे रही है, इसका जो बाहरी भाग है, ये आउटर जो चैम्बर है, वो कहलाता है क्या, कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। और जो ये भीतरी भाग जो है वो क्या कहलाता है, मेडुला। देखिए आप दोबारा कि एड्रिनल ग्रंथि का जो बाहरी भाग है, जो बाहर की ओर का जो आवरण बना रहा है, वो तो कहलाएगा कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग क्या कहलाएगा, मेडुला। देखिए दोस्तों, कॉर्टेक्स जो भाग है इसके 3 पार्टीशन हैं, 3 पार्ट हैं। पहला है कौन सा, जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा है जोना फेसिकुलेटा और तीसरा है जोना रेटिकुलेटा। तो 3 भागों से बनकर कॉर्टेक्स भाग बना हुआ है। तो जो पहला भाग है उससे एक हार्मोन स्रावित होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जो कि रक्त में लवणों के संतुलन का कार्य करता है। तो हम देख सकते हैं इसको कि जो ये हार्मोन है वो क्या कर रहा है, रक्त में जो लवण है या मिनरल्स जो हैं उनके संतुलन का कार्य करेगा। हम डायग्राम्स में लगातार इस चीज को देखते रहेंगे, देख रहे हैं। दूसरा जो भाग है जोना फेसिकुलेटा, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक हार्मोन स्रावित, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये ग्लूकोज की उपापचयी क्रियाएं जो हैं, जो ग्लूकोज उपापचयी जो मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं हैं, उनके नियंत्रण का कार्य करता है। जैसे आरबीसी प्रोडक्शन, डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी कम करना, डब्ल्यूबीसी पर नियंत्रण करना, ये सारे कार्य किसके द्वारा संचालित हो रहेंगे, किसके द्वारा कंट्रोल होंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड द्वारा। तीसरा जो भाग है यहां लिखा हुआ है जोना रेटिकुलेटा। ये जो भाग है ये सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन स्रावित करता है, जो कि एस्ट्रोजन और एंड्रोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, या एस्ट्रोजन या एंड्रोजन के रूप में मानव में पाए जाते हैं। तो हम दोबारा देख सकते हैं कि जो आउटर भाग है वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो भाग है वो कितने भागों से मिलकर बना है, 3 भागों से। कौन कौन से हैं, ग्लोमेरुलोसा, दूसरा है जोना फेसिकुलेटा और तीसरा कौन सा है, जोना रेटिकुलेटा। इन 3 भागों से मिलकर बना है। दूसरी और जो एक नेचुरल और जनरल जो चीजें हैं वो है मेडुला। तो मेडुला की अगर बात करें, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, मेडुला जो भाग है उससे एक हार्मोन स्रावित होता है एड्रीनलिन। इसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एपिनेफ्रिन, क्योंकि नेफ्रॉन के ऊपर की ओर पाए जाने वाले भाग में से इसका स्त्रवण हो रहा है, इसलिए इसे एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, या इसको एड्रीनलिन कहकर संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे जनरल साइंस के हमारी जो एग्जाम्स हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। जैसे गांधी जी का जो नारा है, करो या मरो, मतलब एक अंतिम जो परिस्थिति है जिसमें कुछ करना या फिर जो अंतिम चरण है, उस समय सक्रिय हार्मोन है, उस समय स्रावित हो रहे हमारा हार्मोन है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, इसको
3F हार्मोन भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3F हार्मोन। तो यहाँ F से तात्पर्य क्या है? 3F। पहला जो F है वो है फियर, फियर यानी भय। तो पहला क्या हो गया? फियर, दूसरा फाइट, और तीसरा कौन सा हो गया? फ्लाइट। तो 3F का संयोग है ये। तो फियर, फाइट और फ्लाइट है। फियर यानी डरना, फाइट यानी लड़ना, और फ्लाइट यानी भागना या दौड़ना। इन तीनों परिस्थितियों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलिन। तो इसको क्या कहेंगे? 3F हार्मोन। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर 4S हार्मोन। 4S हार्मोन, तो यहाँ S का मतलब है साल्ट, दूसरा जो शब्द है वो है शुगर, तीसरा जो शब्द है स्ट्रेस, और चौथा जो शब्द है सेक्स। तो साल्ट, शुगर, स्ट्रेस और सेक्स, ये चार शब्दों को मिलाकर 4S हार्मोन भी इसे कह सकते हैं। बॉडी में ज़्यादा लवणीयपन हो जाए, ज़्यादा शुगर की मात्रा, शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाए, या फिर स्ट्रेस, तनाव हो, या यौन संबंध से संबंधित कार्य है, तो इन सभी परिस्थितियों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए कि करो या मरो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को। 4S हार्मोन किसे कहते हैं, या 3F हार्मोन किसे कहते हैं? सभी के आंसर क्या होंगे? एड्रेनल। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन यानी आपातकालीन हार्मोन भी इसे कहा गया है, कि आपातकालीन जो भी संकटकालीन परिस्थितियां हैं, उन सभी परिस्थितियों में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन। जैसे संकटकालीन परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? जैसे मान लो कोई भी, जैसे एक व्यक्ति है जिसको पीछे कुत्ता लग गया है, तो ये संकटकालीन परिस्थिति है। मतलब कोई भी, या मान लो ऐसी परिस्थिति में फंस गया है कि वहाँ अंतिम रूप रखता है कि अब ये करना है या फिर ये करना है, तो उस परिस्थितियों में जो स्रावित, जो शरीर को हिम्मत देने वाला, धड़कन बढ़ाने वाला, ये सारी चीज़ें जो है शरीर को कंट्रोल आउट करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन। जैसे एक क्वेश्चन और बनता है कि दौड़ के अंतिम क्षणों में सक्रिय हार्मोन। जब व्यक्ति दौड़ लगाता है तो उसके अंतिम क्षणों में जब उसकी शक्ति पूर्ण रूप से क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उस समय एड्रेनलिन ग्रंथि एक्टिवेट होती है, और एड्रेनलिन हार्मोन जो है स्रावित करती है, शरीर में ऊर्जा का संचार करती है, और तीव्र गति से जो धावक है वो अपनी पूरी जो दौड़ है उसको पूर्ण कर पाता है। तो इसको दौड़ के अंतिम क्षणों में सक्रिय हार्मोन या स्रावित हार्मोन भी कहा गया है या कह सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन बन के आ रहे हैं कि जो आउटर जो भाग है वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो इनर पोर्शन है वो क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। और मेडुला से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को क्या कहा गया है? करो या मरो, लड़ो या उड़ो, 3F, 4S हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहा गया है। तो इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो थोड़ा आप देखें, दोबारा इसको रिपीट करने का प्रयास करें, बार बार आप देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो श्योरली क्लियर हो पाएगा। तो ये हमारी कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं इसको जल्दी से जल्दी, जितना ज़्यादा आप नोट करें, आप पॉइंट्स को आप कैसे भी क्लियर करके बार बार वीडियोस को आप देखिए लगातार, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी सॉल्व होगी। बहुत अच्छे आप क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप कर पाओगे जल्दी से। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। तो वही क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाएगी? तो देखिए, जो ट्रेकिया है, श्वास नली है। अब देखिए जैसे श्वास नली जो आ रही है, ये श्वास नली जो है वो आगे जाके क्या है? 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। तो ये जो भाग विभाजित हो रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? ब्रोंकस या ब्रोंकाइट। ब्रोंकस जो है, जो इस तरह से जो नलिकाएं 2 भागों में विभाजित हो, तो इसके जस्ट नीचे इस जगह पर, यहाँ पर, तो ट्रेकिया के ब्रोंकस के जो विभक्त होने वाला जो स्थान है, उस स्थान पर एक ग्लैंड पाई जाएगी जिसका नाम क्या होगा? थाइमस ग्लैंड। तो हम देख सकते हैं इसको कि ट्रेकिया के ब्रोंकस के विभक्त स्थान पर कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी? थाइमस ग्लैंड पाई जाएगी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है ये ग्लैंड?
थाइमोसिन, एक हार्मोन है थाइमोसिन, नाम से स्पष्ट है। थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? थाइमोसिन। ठीक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है, इसकी जो आकृति है, हमको आकृति में इस तरह से एक हुकनुमा, एक हुक के समान एक संरचना पाई जाती है, जो कि एडल्ट या चाइल्ड में पाई जाती है और धीरे धीरे बाद में विलुप्त हो जाएगी। तो हुकनुमा एक संरचना पाई जाती है, हुक शेप आकृति पाई जाती है, तो इसको हुक ग्लैंड भी कहते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हुक ग्लैंड किसे कहते हैं? तो क्या आंसर होगा? थाइमोसिन। हुक ग्रंथि किसे कहते हैं? थाइमस ग्लैंड को। अब देखिए, पहले हुकनुमा थी, उसके बाद ये जो हुक है वो थ्रेड लाइक यानी धागे के समान हो जाएगा, धागे नुमा हो जाएगा, तो धागे नुमा आकृति में बदल जाता है। तो ओल्ड या बाद में जाकर ये विलुप्त होकर हुकनुमा जो ग्रंथि है वो किस में रूपांतरित हो जाती है? धागे नुमा। तो इसी से लेकर एक यहां पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि अवशेषी ग्रंथि किसे कहते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि वयस्क तक ये ग्रंथि कैसी अवस्था में थी? हुकनुमा आकृति में, और फिर बाद में धागेनुमा शेप में आ गई है, तो कहीं ना कहीं लुप्त होने की अवस्था में है। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि अवशेषी। तो यहां पर जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अवशेषी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर में? तो आंसर क्या देंगे हम लोग? अवशेषी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख सकते हैं हम लोग कि प्रतिरोधक ग्रंथि किसे कहते हैं। हमारे शरीर में प्रतिरोधक ग्रंथि, या फिर मैं कहूं कि जिनमें ये पाई जाएगी, किन में पाई जाएगी? चाइल्ड्स में, बच्चों में प्रतिरोधकता का काम करती है। कैसे करती है? तो देख सकते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो WBC का जो टाइप्स है लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट है, उनके फॉर्मेशन का, उनके निर्माण का कार्य करती है ये ग्रंथि, इसलिए इसको प्रतिरोधक ग्रंथि भी कहा गया है। और बहुत अच्छा एक यहां से क्वेश्चन बनता है थाइमस ग्लैंड सा, कि जो इसको प्रतिरोधक ग्रंथि कहा गया है। तो एक क्वेश्चन और यहां पर हम बना सकते हैं इसी चीज से, प्रतिरोधक ग्रंथि के आधार पर। क्या क्वेश्चन बनेगा? प्रोडक्शन हाउस ऑफ टी लिम्फोसाइट। दोस्तों RS लेवल का क्वेश्चन है ये कि प्रोडक्शन हाउस ऑफ टी लिम्फोसाइट किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे हम? थाइमस ग्लैंड। प्रोडक्शन हाउस से तात्पर्य है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका जो है उत्पादन कहाँ होता है? तो थाइमस ग्लैंड में होता है। तो प्रोडक्शन हाउस ऑफ टी लिम्फोसाइट्स किसे कहेंगे? थाइमस ग्लैंड को कहते हैं। तो हाँ, यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है थाइमस ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो ट्रेकिया के ब्रोंकस में विभक्त स्थान पर थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थाइमोसिन। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि हुक ग्लैंड किसे कहते हैं? थाइमस ग्लैंड को, या थ्रेड ग्लैंड या थ्रेड लाइक ग्लैंड किसे, कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। अवशेषी ग्रंथि किसे कहते हैं? थाइमस ग्रंथि को। प्रतिरोधक ग्रंथि किसे कहते हैं? थाइमस ग्रंथि। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे? थाइमस ग्लैंड। तो आप दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बहुत ईजी वे में अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपके सामने बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं, जो कि सीधे की सीधे अपनी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उनमें पुटअप होने वाले हैं। तो आप इजीली इनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो ग्लैंड होगी वो कौन सी ग्लैंड है? तो नेक्स्ट ग्लैंड होगी, तो दोस्तों नेक्स्ट जो ग्लैंड है, शेष जो ग्लैंड है वो कौन सी है? पेनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है ये? अग्नाशय ग्रंथि। अब पहला क्वेश्चन वही बनता है यहां पर कि अग्नाशय ग्रंथि कहां पाई जाती है। तो देखिए, हम डायग्राम में समझ सकते हैं कि अग्नाशय जो ग्रंथि है ये क्या हो गया? आमाशय, जैसा हमने पाचन तंत्र में देखा था। और ये छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी। पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी। तो ग्रहणी का ये लूप जो बन रहा है उसमें पत्तीनुमा आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। तो यहां पर क्वेश्चन बन गया कि अग्नाशय ग्रंथि कहां पाई जाती है? ग्रहणी के लूप में पाई जाती है। ग्रहणी हमें पता है उदर गुहा में पाई जाती है, ग्रहणी के लूप में पाई जाती है। कैसी आकृति है इसकी? दोस्तों हमको डायग्राम में दिख रही है, पत्तीनुमा इसकी आकृति है। तो अग्नाशय ग्रंथि की आकृति कैसी होगी? पत्तीनुमा इसकी आकृति। हम डायग्राम में लगातार देख सकते हैं। तो कैसी आकृति है इसकी? पत्तीनुमा। अब देखिए दोस्तों,
जो ये पत्तीनुमा है इसमें छोटे छोटे पुष्पनुमा संरचना पाई जाती हैं, छोटे छोटे पुष्प, ये पुष्पनुमा संरचना क्या कहलाती है? एसिनी। और यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अग्नाशय की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ पेनक्रियाज किसे कहते हैं? क्या नाम है? एसिनी। अग्नाशय की ग्रंथि की इकाई क्या है? एसिनी पुष्पनुमा संरचना है जो कि अग्नाशयी रस का स्त्रवण करती है। अग्नाशयी जो रस है, जो हार्मोन से एंजाइम का जो मिश्रण है उसका स्त्रवण करने का कार्य करती है। मिक्स ग्लैंड है, हम जानते हैं मिश्रित ग्रंथि है जो कि अंतःस्त्रवण और बहिस्त्रवण दोनों कार्य दर्शाती है अग्नाशय ग्रंथि। अब देखिए आगे देखते हैं, हम इसकी बात करते हैं लगातार और थोड़ा सा लेवल यहाँ पर बढ़ाएंगे लगातार कि अग्नाशय ग्रंथि में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जा रही हैं। इन एसिनी में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो कि 3 प्रकार की अल्फा, बीटा, गामा, ये सेल्स कहलाती हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जिन्हें लैंगरहैंस द्वीप समूह कहकर संबोधित हम करते हैं। अब अल्फा, बीटा सेल्स, गामा सेल्स क्या करेंगे? तो 3 प्रकार की कोशिका को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों कोशिकाओं को क्या कहेंगे? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, और जो क्या कहलाएंगी? लैंगरहैंस द्वीप समूह। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अल्फा सेल्स क्या करेंगी, बीटा क्या करेंगी और गामा क्या करेंगी? तो अपने अपने कार्य हैं, दोबारा देखेंगे हम। अल्फा सेल्स जो हैं वो थोड़े बड़े आकार की होंगी और एक हार्मोन है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन नामक पदार्थ या हार्मोन का स्त्रवण करती हैं जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, आप थोड़ा इसको थोड़ा गहराई से देखें दोस्तों, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ये उल्टा सिस्टम हो रहा है, उल्टा कार्य हो रहा है। मतलब ये कब होगा? जब शरीर जो है एक हैवी एक्सरसाइज करेगा, बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रही है या शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है, उस परिस्थिति में जो ये अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन के माध्यम से उस जो संचित जो ग्लाइकोजन है उसको दोबारा ग्लूकोज बना देगी, जिससे ग्लूकोज की आपूर्ति शरीर में हो सके। दूसरी ओर जो महत्वपूर्ण जो सेल है, मेन जो सेल है वो है बीटा सेल्स, जो कि इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। और इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने करी थी? यहाँ पर क्वेश्चन है, तो एक 2 वैज्ञानिक थे, एक तो था कौन था? बेटिंग, और दूसरा था बेस्ट। बेटिंग व बेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने इंसुलिन हार्मोन की खोज कि क्या करता है? ग्लूकोज जो हमने खाया पिया जो भी है वो पाचन के पश्चात क्या बनेगा? ग्लूकोज, और उसको ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। ग्लाइकोजन मानव का मुख्य भोजन है जो किसके माध्यम से बदला जाता है, बनाया जाता है? इंसुलिन के माध्यम से। यहाँ पर बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो सिंपल सी बात है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, और ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हुआ तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज जो है लगातार ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो इसी को क्या कहते हैं? मधुमेह है, या इसी को क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस हम समझ सकते हैं कि इंसुलिन की मात्रा कम होने पर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह रोग कहते हैं। तीसरी जो सेल है अल्फा सेल गामा सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रवण करती हैं जो कि पेप्टिक अल्सर से शरीर को बचाता है। पेप्टिक अल्सर की जो गंभीर समस्या है उससे शरीर का बचाव करने का कार्य करता है। तो हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं इसे, दोबारा देख लीजिए हम लोग कहाँ पाई जाती हैं? ग्रहणी के रूप में। ये कैसी आकृति की होती है? पत्तीनुमा। और इसकी इकाई क्या है? एसिनी। कैसी आकृति होगी? एसिनी पुष्पनुमा। इसके अलावा कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन और गामा से गैस्ट्रिन जो है हार्मोन स्त्रावित कर रहा है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लगातार बना पाओगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो ग्लैंड शेष थी। कौन कौन सी ग्लैंड हो गई हमने आज पढ़ी? पेनक्रियाज, एड्रिनल और थाइमस ग्लैंड की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर थोड़ा टॉपिक पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लगातार आप स्क्रीनशॉट लेते रहें वीडियोज़ में, जिससे क्या होगा आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो संचित हो जाएंगी और आप आराम से अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी ईजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगातार FB पर, व्हाट्सएप पे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। तो जो नए व्यूअर्स हैं, नए जो
लगातार वीडियो देख रहे हैं उनसे सबसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट जो वीडियोस हैं आपके पास आपके स्मार्टफोन में या फिर आपका जो लैपटॉप वगैरह है उसमें जल्दी से जल्दी आप मेरे वीडियोस को देख पाएँ और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन कर पाएँ। धन्यवाद। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है।